आपको जान के आश्चर्य होगा, इसमें एक धारा है सेक्शन 111 और ऑर्गेनाइज क्राइम है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, लव जिहाद ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, अनऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है? ऑर्गेनाइज। सेक्शन 111 में लव जिहाद को रखा ही नहीं। घुसपैठिए ऑर्गेनाइज्ड वे में आते हैं कि ऐसे ही आ जाते हैं? घुसपैठ को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है कि ऐसे ही कोई भी कर देता है? धर्मांतरण को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। बम विस्फोट ऑर्गेनाइज वे में होता है कि ऐसे ही हो जाता है? हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया। आरडीएक्स ऑर्गेनाइज वे में इकट्ठा होता है कि ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है? हमने सेक्शन 111 बना दिया, ऑर्गेनाइज क्राइम बना दिया। चोरी को, गाड़ी की चोरी, झपटमारी, चेन स्नेचिंग, मोबाइल स्नेचिंग को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, बम विस्फोट, आरडीएक्स, इसको हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर ही नहीं किया। तो पुलिस क्या कर लेगी? पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। अगर कोई पुलिस ज्यादा उत्साही हो जाएगी, ये धारा लगा भी देगी, जज साहब कहेंगे उसको क्या कर दिया तूने, अनपढ़ आदमी है क्या भाई, कैसे लगा दिया तूने धारा? हमने इसमें सेक्शन 113 है, उसमें हमने टेररिज्म को डिफाइन किया। आतंकवादी केवल, आतंकवाद का स्वरूप बदल चुका है। आतंकवाद केवल यही नहीं करते बम फोड़, आतंकवादी का मेन काम यह है सामने वाले की संख्या कम करना। आतंकवाद का उद्देश्य क्या होता है? सामने वाले की संख्या कम करना। अब सामने वाले की संख्या कम करने का एक तरीका है बम फोड़ के मार दो, और उसकी बेटी को उठा लो, और उसको भगा दो, पलायन करने के लिए मजबूर कर दो, और उसके घर में आग लगा दो। कुछ ऐसा करो सामने वाले की संख्या कम हो जाए। ये जो 400 डॉक्टर पकड़े गए हैं जो बम आरडीएक्स खरीद रहे थे, इसमें कई सारे गायनोलॉजिस्ट हैं। जब ये गायनोलॉजिस्ट हैं तो इनके पास जो लोग इलाज के लिए बहन बेटियां आई होंगी, क्या इन्होंने नसबंदी नहीं कर दिया होगा? क्या, जोर से बोलिए जरा। इसमें कई सारे हार्ट के डॉक्टर हैं, इनके पास जब इलाज के लिए आए होंगे तो कईयों को इन्होंने उल्टी सीधी दवा दे के मार नहीं दिया होगा क्या? अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर पकड़ा गया था उत्तर प्रदेश में, उसके सामने, उसके पास जितनी हिंदू महिलाएं आती थी सबकी नसबंदी कर देता था। ये जितनी बातें कर रहा हूं सब आप गूगल करिए, सब मिल जाएगा। एक और डॉक्टर पकड़ा गया, बच्चों का डॉक्टर था, उसके पास जितने बच्चे आते थे उनका खतना कर देता था। जहां इतनी बड़ी समस्या बढ़ गई है तो आपको राम नीति लागू करना पड़ेगा। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। सिंगापुर में इसलिए शांति है कि वहां राम मंदिर तो नहीं है, लेकिन वहां राम नीति लागू है, भय बिन होए। चीन में राम मंदिर नहीं है, लेकिन वहां राम नीति लागू है, भय बिन होए। इंसान तभी ठीक से काम करता है, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। घर में तभी शांति रहती है, माता का प्यार हो, माता का संस्कार हो, और पिता का खौफ हो। अपने घर में देख लीजिए, परिवार में तभी शांति रहती है जब संस्कार भी हो और खौफ भी हो। देश तभी सुरक्षित होता है जब शिक्षा अच्छी हो और कानून व्यवस्था अच्छी हो, कानून का खौफ हो। भारत से सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था दुनिया में कहां हो सकती है? एक व्यक्ति उदयपुर में कन्हैया लाल को मारता है, उसका वीडियो बना लेता है, वीडियो की जांच होती है, वीडियो सत्य पाया जाता है। कन्हैया लाल का परिवार कह रहा है इन्होंने मारा, जिन्होंने मारा उन्होंने कह रहा हाँ मैंने मारा। एनआईए जांच चल रही है, 106 गवाह चाहिए। ये बताओ इतने एविडेंस के बाद गवाह की जरूरत है क्या? लेकिन हमारी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था के लिए गवाह चाहिए। तुमने भले एडमिट कर लिया, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मारने वाला कह रहा है मैंने मारा, मरने वाले का परिवार कह रहा है इसने मारा, और हमारा जुडिशियल सिस्टम कह रहा है गवाह ले आओ। 1990 में यासिन मलिक ने एयरफोर्स के 4 जवानों को मारा। जिन जवानों को मारा उनकी विधवा पत्नियां कह रही हैं कि हमारे पति को मारा। यासिन मलिक खुद टीवी पे एडमिट कह रहा है मैंने मारा। 35 साल बीत चुके हैं, अभी 2025 चल रहा है, 1990 से 2025 35 साल बीत चुके हैं। अभी मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और अभी गवाहों के बयान शुरू नहीं हुए। अभी गवाहों के बयान होंगे, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर फैसला आएगा, फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। हो सकता है उसके पहले यासिन मलिक खुद ही खुदा को प्यारा हो जाए। ऐसी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के रहते देश सुरक्षित हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। और इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को आप और हम बदल सकते हैं क्या? इसको बदलना कानून मंत्री का काम है, इसको बदलना कानून मंत्री का काम है।
और कानून मंत्री बदल नहीं रहे। आप और हम क्या कर सकते हैं? सच बोलना शुरू करिए, सच लिखना शुरू करिए, जोर जोर से लिखना शुरू करिए। दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, अपने सनातन की चिंता करिए, आने वाली पीढ़ियों की चिंता करिए, अपने बच्चों की चिंता करिए और लिखना शुरू करिए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपके घर में कोई बच्चा बीमार है, उसको बुखार हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पर्ची पे 3 दवाई लिख दिया, आपने 1 हफ्ते दवाई खिलाया और बच्चे का बुखार ठीक नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे? जोर से बोलिए, पीछे वाले भी बोलें, क्या करेंगे आप? डॉक्टर बदल देंगे, ठीक है। दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने फिर वही पुरानी 3 दवाई दे दिया, फिर क्या करेंगे? फिर डॉक्टर बदल देंगे। नए वाले डॉक्टर के पास गए, उसने फिर वही पुरानी 3 दवाई दे दिया, फिर क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे या चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे डॉक्टर तुम्हारी दवाई गड़बड़ है, तुम ठीक से दवाई दो? या बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे? चिल्लाएंगे, बोलेंगे, लिखेंगे। ये कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। नहीं करेंगे तो मैंने कहा ना, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। गलतफहमी मत रहिए, जो काम हमारे पूर्वज किए अगर वही हम लोग भी करेंगे, हमारा वही हश्र होगा जो हमारे पूर्वजों का हश्र हुआ। एक यहाँ बहुत बढ़िया उमिया माता का मंदिर बन रहा है, अभी हमारा लोग स्वागत भी कर रहे थे, उसके अध्यक्ष हमारे मित्र भी हैं, आजकल शायद लंदन गए हुए हैं। अफगानिस्तान में मंदिर नहीं था क्या? जोर से बोलिए जरा। अफगानिस्तान में गौशाला नहीं थी क्या? अफगानिस्तान में यज्ञ नहीं होता था क्या? अफगानिस्तान में पूजा पाठ नहीं होता था क्या? अफगानिस्तान में कथावाचक नहीं थे क्या? अफगानिस्तान में महामंडलेश्वर नहीं थे क्या? सब कुछ तो हो रहा था अफगानिस्तान में जो हम आज कर रहे हैं। अफगानिस्तान से हम क्यों खत्म हो गए? क्योंकि 1805 में एक प्रधानमंत्री थे वहाँ, पंडित नंदराम टिक्कू। उनको एक ही गलतफहमी थी, वेद पुराण बाइबल कुरान समान होता है, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, सारे पंथ एक समान होते हैं, सारे मजहब एक समान होते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उसके बाद 10 साल के बाद जैसे उनकी संख्या बढ़ी, पंडित नंदराम टिक्कू को उन्होंने खदेड़ दिया, दौड़ाया। नंदराम टिक्कू तो खुद तो भाग गए और बाकी हिंदुओं को कन्वर्ट होना पड़ा। आज का मोदी भी टिक्कू ही है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, अगर गौशाला बनाने से सनातन मजबूत हो, मैं इसका विरोधी नहीं, बनाना चाहिए। अगर गौशाला बनाने से सनातन सुरक्षित होता तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव पे हिंदू कभी खत्म नहीं होते। यज्ञशाला बनाने से, यज्ञ करने से, मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित होता तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव पे हिंदू खत्म नहीं होते। कथा पूजा करने से, पंडाल लगाने से, लंगर लगाने से, भोजन कराने से अगर हिंदू सुरक्षित होता तो अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू खत्म नहीं होते। यहां कोई जैन बैठा है क्या? बहुत सारे लोग बैठे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज के 2000 साल पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था भगवान पार्श्वनाथ का, वो भारत में नहीं था। वो भारतीय तब वो भारतीय कहलाता था, वो मुल्तान में था, व्हाइट मार्बल का बना हुआ। और उसके लिए मकराना के पत्थर यहां सोचिए वहां ढो ढो के गए थे मुल्तान में। और वो दुनिया का सबसे भव्य भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर अब मदरसा बन चुका है, वहां पे अब नमाज पढ़ी जा रही है। कर लो, बना लो मंदिर, 2-2 करोड़ रुपए खर्च करके बना लो। आपको अगर ये लगता है कि मंदिर बनाने से, गौशाला बनाने से, गुरुकुल खोलने से, वेधशाला, अच्छा एक और गलतफहमी है, बुरा मत मानना, कि ठीक है वो मदरसा चलाएंगे तो हम गुरुकुल चलाएंगे। गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा मदरसे वालों से काउंटर कर ही नहीं सकता। निकाल दीजिए गलतफहमी। गुरुकुल में आप नफरत सिखा सकते हो क्या? गुरुकुल में आप तलवार चलाना सिखाओगे क्या? अरे गुरुकुल जाने वाला तो चींटी मारना भी छोड़ देगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कई बार हम बिना दिमाग वाला काम करते हैं। गुरुकुल वाला तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, यम नियम का पालन करेगा, धारणा ध्यान समाधि करेगा, आसन प्राणायाम करेगा। गुरुकुल वाला सर्व धर्म संभाव देखेगा। गुरुकुल वाले की सोच वसुधैव कुटुंबकम की होगी। गुरुकुल मदरसे का टक्कर हो ही नहीं सकता। अगर आप ये कह रहे हो वो मदरसा खोल रहे हैं, मैं गुरुकुल खोल रहा हूं, तो आप ये कह रहे हो वो भेड़िया पाल रहे हैं, हम हिरन पालेंगे। फिर तो आप ये कह रहे हो वो बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हम आम का पेड़ लगाएंगे। अरे आम और बबूल का पेड़ कभी एक सर्वाइव नहीं कर सकते भैया, गलतफहमी में है। देश सुरक्षित होगा, गुरुकुल वैदिक शिक्षा हो लेकिन मदरसा बंद हो, तब देश सुरक्षित होगा। आप पानी की टंकी आप देखो, पानी की टंकी कब भरती है? जब नीचे वाला नल बंद हो, ड्रेन पाइप बंद हो और ऊपर से टंकी भरे।
बाथ टब कब भरता है? ड्रेन पाइप बंद हो, ऊपर से नल भरे। ये बहुत बड़ा हमारे दिमाग में गलतफहमी है। हम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने की बजाय हम अपने अपने प्रयास से, यार चलो हम गुरुकुल खोल दें। अच्छा, गुरुकुल खुलना चाहिए, लेकिन जब तक मदरसा खुल रहा है आपका गुरुकुल किसी काम नहीं आएगा। गुरुकुल में आप नफरत सिखा नहीं सकते, गुरुकुल में आप जिहाद सिखा नहीं सकते, गुरुकुल में आप पत्थरबाजी सिखा नहीं सकते, गुरुकुल में आप मजहबी नमाज सिखा नहीं सकते। गुरुकुल में आप यह करना सिखाएंगे, आसन, मतलब गुरुकुल में तो उसको इंसान बनाएंगे आप। गुरुकुल में आप शैतान बना सकते हैं किसी को क्या? और दूसरी सब शैतान बनाया जा रहा है। गुरुकुल वाला बम अपने ऊपर लेके जाके फटेगा क्या? गुरुकुल वाला बम ब्लास्ट करेगा? गुरुकुल वाला डॉक्टर बनने के बाद किसी को मारेगा क्या? नहीं। तो गुरुकुल होना चाहिए, लेकिन गुरुकुल उसका समाधान नहीं है। समाधान है मदरसा बंद हो और गुरुकुल खुले, ये इसका समाधान। पैदा होने के बाद गड़बड़ी कहां शुरू हो रही है? क्योंकि वो बच्चा सुन क्या रहा है, वो बच्चा खा क्या रहा है, वो बच्चा देख क्या रहा है, उसके दोस्त क्या बातें कर रहे हैं, उसके माता पिता क्या बात कर रहे हैं, इसमें डिपेंड करता है। अदरवाइज माँ के पेट से सारे भ्रूण होके, पहले सबसे पहले भ्रूण ही होते हैं, बाद में पैदा होते समय भी कोई आतंकवादी, कोई पत्थरबाज तो होता नहीं। जब हमें पता है कि सबसे ज्यादा असर होता है बच्चे की शिक्षा का, वो एजुकेशन क्या ले रहा है, वो किताब क्या पढ़ रहा है, वो क्या क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, तो सबसे पहले हमें उन्हीं किताबों पे सर्वे कर लेना चाहिए। मेरी एक PIL चल रही है कि सबसे पहले भारत में जितनी भी मजहबी किताबें हैं, जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, इनको रिव्यू कराइए। शुरुआत वेद पुराण से करिए। एक बाकायदा एक्सपर्ट की कमेटी बनाइए, उनको वेद भी दे दीजिए पढ़ने के लिए, उनको पुराण भी दे दीजिए, उनको उपनिषद भी दे दीजिए, उनको गीता भी दे दीजिए, उनको रामायण भी दे दीजिए, उनको बाइबल भी दीजिए, उनको कुरान भी दीजिए, उनको हदीस भी दीजिए, और सारी किताबें वो पढ़ के बताएं कि किन किन किताबों में मानवता के खिलाफ चीजें लिखी हुई है, किन किन किताबों में गड़बड़ी लिखी हुई है, किन किन किताबों में नफरत लिखी हुई है। जिन किताबों में नफरत लिखी हुई है वो पूरी किताब मत बैन करिए, उतना पोर्शन निकाल के उसको रिप्रिंट करा दीजिए। कहीं कोई दिक्कत है क्या भैया? दूसरा, हम सुबह से लेकर शाम तक हेट स्पीच सुनते रहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। तो मैंने दूसरी PIL फाइल किया कि सबसे पहले हेट स्पीच को डिफाइन करिए, और जिन किताबों में नफरत सिखाने वाली चीजें हैं उनको हेट स्पीच डिक्लेयर करिए, और जो लोग नफरत सिखा रहे हैं उनको हेट स्पीच के अंतर्गत उनको जेल में डालिए। तीसरा काम करिए, एक मैंने तीसरी PIL फाइल किया, सबसे पहले धर्म और रिलीजन को डिफाइन करिए। इस हॉल में जितने लोग बैठे होंगे, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने धर्म और रिलीजन को पढ़ा कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। आज की डेट में 90% लोग धर्म को रिलीजन मान के बैठे हैं, रिलीजन को धर्म मान के बैठे हैं, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। धर्म जोड़ता है और मजहब, जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब, और हम धर्म को रिलीजन, रिलीजन को धर्म कह रहे हैं। यह गलती केवल कॉमन मैन नहीं कर रहा है, यह गलती संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया कि धर्म क्या है, मजहब क्या है, इसको प्राइमरी स्कूल में एक चैप्टर डालिए। सरकार को नोटिस हो रखा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री को नोटिस हो रखा है, अभी से पढ़ाइए कि मजहब क्या होता है, धर्म क्या होता है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है, बहुत पार्शियल फ्रीडम देता है मजहब की। दुर्भाग्यवश हमारे देश में सब कहते हैं जी हमें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अरे फ्रीडम ऑफ रिलीजन थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता है, तो धर्म मजहब को डिफाइन किया जाए। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये BNS बनी, लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 150 साल के बाद IPC बदली गई, लेकिन BNS बनाते समय ना हमने अमेरिका के कानूनों को देखा, न चीन के कानूनों को देखा, न सिंगापुर के कानूनों को देखा। मुझे लगता है ड्राफ्टिंग कमेटी वाले केवल कॉफी पिया करते थे दिल्ली में बैठ बैठ के, और बंद कमरे में बैठे बैठे उन्होंने, एक कहावत है ना, नई बोतल में पुरानी शराब, एग्जैक्टली वही कर दिया। जो यहाँ एडवोकेट बैठे होंगे उनको पता है ये नई बोतल में पुरानी शराब है। लफ्ज़ जिहाद हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है, उसके लिए इस BNS में कोई चैप्टर नहीं। लैंड जिहाद इतना बड़ा खतरा है, इस BNS में कोई चैप्टर नहीं। हर साल 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, अफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नाम का इसमें कोई चैप्टर नहीं।
5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए हैं, यहां जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रही है। घुसपैठ के लिए इसमें कोई चैप्टर नहीं, धर्मांतरण के लिए कोई चैप्टर नहीं, जनसंख्या विस्फोट के लिए कोई चैप्टर नहीं, नशे के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, ड्रग स्मगलिंग के ऊपर इसमें कोई चैप्टर नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर इसमें कोई चैप्टर नहीं, 5000 हमारी बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर इसमें कोई चैप्टर नहीं। ऐसे लगता है इसको कमरे में बंद बैठे बैठे वहीं पे पिज्जा बर्गर खा खा के कॉफी पी पी के इसको बना दिया। ये गद्दारी हुई है देश के साथ, ये नौकरशाहों ने किया है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी वालों की गद्दारी है, मैं सरकार की नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि सरकार के मंत्री नहीं समझते लीगल इशू क्या है, लीगल पॉइंट क्या है। और ये जो लीगल जो ड्राफ्ट करने वाले हैं, अपना घर बनाना होता है नौकरशाहों को तो 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे, अपना घर बनाना होगा तो 10 लोगों का घर जाके देख के आएंगे। अहमदाबाद में घर बनाना है तो केवल अहमदाबाद के 10 घर नहीं देखेंगे, बड़ौदा तक चले जाएंगे, राजकोट तक चले जाएंगे, देख के आएंगे किसका कितना बढ़िया घर बना हुआ है। और एक घर की नकल भी नहीं करेंगे, किसी घर की जो है ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, किसी के बेडरूम की नकल करेंगे, किसी के किचन की नकल करेंगे, किसी का बरामदा की नकल करेंगे, किसी का फ्रंट एलिवेशन की नकल करेंगे। कोशिश क्या होगी, मेरा घर सबसे बढ़िया घर होना चाहिए। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होगा तब 10 देशों का कानून नहीं पढ़ेंगे। यह गद्दारी हुई है देश के साथ, यह देश के साथ धोखा हुआ है। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। अब आप ये मत कहना कि नहीं चीन बहुत बड़ा है, वो भारत बहुत बड़ा है इसलिए चीन और भारत की तुलना मत करना। अरे भैया, चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। आप ये मत कहना चीन की तुलना भारत से मत करिए, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो अभी तक चीन ही नंबर 1 था पॉपुलेशन में, अब हमने उसको जाके पछाड़ा है। इसलिए आप हम कोई छोटे मोटे देश से तुलना नहीं कर रहे, हम चीन से तुलना कर रहे हैं। और आप ये मत कहना कि जी चीन में तो लोकतंत्र नहीं है। अरे यहां भी लोकतंत्र खत्म कर दो, 2 साल के लिए लगा दो इमरजेंसी। किसने रोका हुआ है? खत्म करो 2 साल के लिए इमरजेंसी, लगाओ आर्टिकल 352। जब देश का पूरा ढंग से ऑपरेशन करना है, पूरे देश में बढ़िया जुताई गुड़ाई करनी है, निराई करनी है, खरपतवार की सफाई करनी है, तो लगाओ पूरे देश में इमरजेंसी एक बार। वो करना होगा कि नहीं करना होगा? बस एक बात याद रखना, अगर आपको समाज देश को बचाना है तो सिस्टम बदलना होगा। आज के नेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी पत्रकार कलमकार 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। आज के नेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी पत्रकार आरडीएक्स से किसी को बचा पाए क्या जो बम विस्फोट हुआ? कल को आपकी फ्लाइट गिरेगी धड़ाम से और लोग मरेंगे, आपके परिवार, कोई नेता अभिनेता बचाने नहीं आएगा। कल ट्रेन का एक्सीडेंट होगा, आपके परिवार के लोग मारे जाएं, कोई नेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी पत्रकार कलमकार बचाने नहीं आएगा। बचाएगा सिस्टम। इस देश में पहली आवश्यकता यह है कि समान शिक्षा लागू किया जाए, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। मुगल हैं कि चले गए? जोर से बोलिए जरा। अरे जब मुगल चले गए तो उनका मदरसा क्यों चल रहा है? जब अंग्रेज चले गए तो उनका मॉन्टेसरी स्कूल, उनका मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है? और अगर अभी भी मदरसा चलेगा, अभी भी मॉन्टेसरी चलेगा, अभी भी मिशनरी स्कूल चलेगा, तो भारत की गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था कब लागू होगी? 16 संस्कार लोग भूल चुके हैं। बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं, ना माता पिता की मानते हैं, ना पत्नी किसी की मानते ही नहीं। क्यों? गर्भाधान संस्कार भूल गए, नामकरण संस्कार भूल गए, नशेड़ी पैदा हो रहे हैं। क्यों? गर्भाधान संस्कार भूल गए। हमारे 16 संस्कार की व्यवस्था कन्वर्टेड हिंदुओं में छोड़ो, हिंदुओं में तो नहीं हो रही है। शादी के फेरे पंडित जी नहीं करा रहे, शादी के फेरे तो करा रहा है वो कैमरामैन। वो डिसाइड करता है कि कब क्या करना है, कहां जा रहे हैं हम। 7 वचन न पति को पता न पत्नी को पता, 7 फेरे चलते रहते हैं, उसका ध्यान कैमरे पर रहता है। कैमरा इधर मुस्कुराओ, इधर ये करो, इधर ये करो। 7 वचन जो हर पति पत्नी को हर सप्ताह एक बार याद करना चाहिए, कोई याद कर रहा है क्या? लोग अपने शादी के 7 वचन साप्ताहिक रूप से एक बार अगर याद करना शुरू कर दें, आधी अशांति खत्म हो जाएगी, पति पत्नी के रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। याद कर रहा है कोई क्या? तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, फर्जी दहेज के केस बढ़ रहे हैं, फर्जी SC/ST के केस बढ़ रहे हैं। कौन ठीक करेगा? एजुकेशन सिस्टम। हमें पता ही नहीं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है, हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी वैज्ञानिक है। मकवाना साहब बता रहे थे
हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, सामाजिक रूप से मजबूत करती है, शारीरिक रूप से मजबूत करती है, नैतिक रूप से मजबूत करती है, संस्कारिक रूप से मजबूत करती है, हर तरीके से मजबूत करती है। दुनिया में 3 तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। एक खाड़ी देशों वाला है जो पेशाब करना, लैट्रिन करना, बाथरूम करना, ये करना वो करना सिखाता है, वो जन्नत के चक्कर में सबको बर्बाद किया जा रहा है। दूसरा है मॉन्टेसरी और मिशनरी स्कूल एजुकेशन सिस्टम, वो केवल और केवल उपभोक्तावाद बढ़ाता है, कंज्यूमरिज्म बढ़ाता है, वो व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने देता, उसको एकदम उपभोक्ता बना देता है। भैया 10-20 कपड़े खरीदो, 10-20 ये करो, पूरी जिंदगी वो मरा जाएगा, अब ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, एक दिन चला जाएगा। हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी जो इंसान को इंसान बना रही थी, उसको अच्छा बेटा बना रही थी, अच्छा पति बना रही थी, अच्छी बेटी बना रही थी, अच्छा बहू बना रही थी, अच्छा भाई बना रही थी, अच्छे संस्कार दे रही थी, यम नियम सिखा रही थी, आसन प्राणायाम सिखा रही थी, धारणा ध्यान समाधि सिखा रही थी, अष्टांग योग सिखा रही थी, ब्रह्मचर्य सिखा रही थी, अपने कर्तव्य का पालन सिखा रही थी, नैतिकता सिखा रही थी, सदाचार सिखा रही थी। वो शिक्षा व्यवस्था चल रही है क्या? हम अपने महापुरुषों को नहीं जानते, हम अपनी वीरांगनाओं को नहीं जानते, हम अपने आदर्शों को नहीं जानते, हम अपने संस्कारों को नहीं जानते, सब कुछ तो भूल गए। इसको लागू करना केवल समाज का काम है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, ये लागू करना सरकार का काम है, ये लागू करना सरकार का काम है। सरकार का काम केवल सड़क बना के, एयरपोर्ट बना के, हॉस्पिटल बना के ये विकास करना नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सरकार के बाकी मंत्रालय देश का भौतिक विकास करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री क्या करता है? जोर से बोलिए। भौतिक विकास। जोर से बोलिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री क्या करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ जो है अपना ये क्या बोलते हैं, ये रोड ट्रांसपोर्ट, सारे के सारे मंत्रालय देश का भौतिक विकास करते हैं। देश का आध्यात्मिक, देश का चारित्रिक, देश का मानसिक, देश का स्पिरिचुअल, देश का नैतिक विकास कौन करता है? कानून मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। इसके पहले वालों ने ऐसे कानून मंत्री बनाए, ऐसे शिक्षा मंत्री बनाए कि देश को उन्होंने डुबो दिया। आज वाले कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। कड़वी सच्चाई सुनना है कि नहीं? एडमिट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ भाई, अगर मेरे घर का ताला बार बार टूट रहा है और मकवाना साहब का घर का ताला नहीं टूट रहा है, जोशी जी के घर का ताला टूट नहीं रहा है, विट्ठल भाई का घर ताला नहीं टूट रहा है, आचार्य, तो मैं क्या करूंगा? पहले क्या करूंगा? इधर जाऊंगा, भाई साहब आपका ताला टूटा क्या? बोले नहीं, आपका ताला टूटा नहीं, आपका नहीं। तो पहले पूछूंगा, ये बताओ आपका ताला कौन सी कंपनी का है? पहले मैं चोर के पीछे पड़ूंगा, पहले अड़ोस पड़ोस पूछूंगा कि तुम्हारा ताला क्यों नहीं टूट रहा, क्या है क्या? और एक बात और, कभी हमने सोचा ही नहीं कि छड़ी कितनी लाभदायक होती है। मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव में किसी का बाउंड्री वाल नहीं होती है ना, सबके खुले खुले घर होते, सबका जो फ्रंट है वो मिला हुआ था, मिक्स होता है। मैंने देखा कि जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों का झुंड होता है ना, वो सबके घर नहीं जाते, उनके सिलेक्टेड घर है। जहां रोटी मिलती है वहां कुत्ते का झुंड जाता है, और जहां सोटी मिलती है वहां पे घुसपैठिए भारत क्यों आते हैं? रोटी मिलती है। घुसपैठिए चीन क्यों नहीं जाते? सोटी मिलती है। बड़ी सीधी सी बात है। और हमने रोटी दे दे के 5 करोड़ बुला लिया, और उसने सोटी मार मार के 5 भी नहीं रखा। जो वहां है उनको भी बकरा बना रखा है। अरे देश को अगर सुरक्षित करना है तो हमें सीखना पड़ेगा ना, हमारे पड़ोस वाले क्या कर रहा है, सिंगापुर वाला क्या कर रहा है। हमारी यंग जनरेशन नशे में डूब रही है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां, ऐसा कोई कॉलेज नहीं जहां नशा नहीं बिक रहा है। और जब बच्चा नशेड़ी हो जाता है तो पॉर्न एडिक्ट हो जाता है, फुहड़ फिल्में देखता है, गंदी फिल्में देखता है। रात रात भर बैठ के पिताजी सोच रहे हैं बंद कमरे में किताब पढ़ रहा, किताब नहीं पढ़ रहा, वो ड्रग एडिक्ट हो चुका है। उसके बाद वो पॉर्न फिल्में देख रहा है, घटिया चीजें देख रहा है। किसका काम है ये घटिया चीजों को रोकना? किसने? अरे माता पिता क्या कर लेंगे जब फुहड़ फिल्में बनती रहेगी? मतलब देखिए, नहीं अच्छा उन्होंने बोल दिया। अब आप ये बताओ, इस पूरे घर में जितने दरवाजे हैं यहां से जहरीली हवा आ रही है, तो आयोजक का क्या काम है? भैया सब लोग अपनी नाक दबा लो या जाके दरवाजा बंद करना, क्या काम है? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए जरा। या सब लोग नाक दबाएंगे? अरे सब लोग नाक दबाएंगे, इतने लोगों को नाक दबाना पड़ेगा। इससे 4 दरवाजा बंद कर दो, घर में जहरीली हवा आए ना, बात खत्म हो गई।
ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। अच्छा, एक और गलतफहमी है, बुरा मत मानना, कि ठीक है वो मदरसा चलाएंगे तो हम गुरुकुल चलाएंगे। गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा मदरसे वालों से काउंटर कर ही नहीं सकता। निकाल दीजिए गलतफहमी। गुरुकुल में आप नफरत सिखा सकते हो क्या? गुरुकुल में आप तलवार चलाना सिखाओगे क्या? अरे गुरुकुल जाने वाला तो चींटी मारना भी छोड़ देगा वो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कई बार हम बिना दिमाग वाला काम करते हैं। गुरुकुल वाला तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, यम नियम का पालन करेगा, धारणा ध्यान समाधि करेगा, आसन प्राणायाम करेगा। गुरुकुल वाला सर्व 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 धर्म संभाव देखेगा। गुरुकुल वाले की सोच वसुधैव कुटुंबकम की होगी। गुरुकुल मदरसे का टक्कर हो ही नहीं सकता। अगर आप ये कह रहे हो वो मदरसा खोल रहे हैं, मैं गुरुकुल खोल रहा हूं, तो आप ये कह रहे हो वो भेड़िया पाल रहे हैं, हम हिरन पालेंगे। फिर तो आप ये कह रहे हो वो बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हम आम का पेड़ लगाएंगे। अरे आम और बबूल का पेड़ कभी एक सर्वाइव नहीं कर सकते भैया, गलतफहमी में है। देश सुरक्षित होगा, गुरुकुल वैदिक शिक्षा हो लेकिन मदरसा बंद हो, तब देश सुरक्षित होगा। आप पानी की टंकी आप देखो, पानी की टंकी कब भरती है? जब नीचे वाला नल बंद हो, ड्रेन पाइप बंद हो और ऊपर से टंकी भरे। बाथटब कब भरता है? ड्रेन पाइप बंद हो, ऊपर से नल भरे। ये बहुत बड़ा हमारे दिमाग में गलतफहमी है। हम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने की बजाय हम अपने अपने प्रयास से, यार चलो हम गुरुकुल खोल दें। अच्छा, गुरुकुल खुलना चाहिए, लेकिन जब तक मदरसा खुल रहा है आपका गुरुकुल किसी काम नहीं आएगा। गुरुकुल में आप नफरत सिखा नहीं सकते, गुरुकुल में आप जिहाद सिखा नहीं सकते, गुरुकुल में आप पत्थरबाजी सिखा नहीं सकते, गुरुकुल में आप मजहबी नमाज सिखा नहीं सकते। गुरुकुल में आप यज्ञ करना सिखाएंगे, आसन, मतलब गुरुकुल में तो उसको इंसान बनाएंगे आप। गुरुकुल में आप शैतान बना सकते हैं किसी को क्या? और दूसरी से सब शैतान बनाया जा रहा है। गुरुकुल वाला बम अपने ऊपर लेके जाके फटेगा क्या? गुरुकुल वाला बम ब्लास्ट करेगा? गुरुकुल वाला डॉक्टर बनने के बाद किसी को मारेगा क्या? नहीं। तो गुरुकुल होना चाहिए, लेकिन गुरुकुल उसका समाधान नहीं है। समाधान है मदरसा बंद हो और गुरुकुल खुले, ये इसका समाधान। एक और भारत में जो समस्या चल रही है, भारत में बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है, लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है, और उसको करने के लिए एक FCRA कानून बनाया गया था। जब तक वो फंडिंग नहीं होगी देश सुरक्षित नहीं होगा। भारत में बहुत बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी के जरिए जिहाद, मजहबी उन्माद की फंडिंग हो रही है। जब तक वो बंद नहीं होगा देश सुरक्षित नहीं होगा। भारत में बहुत बड़े पैमाने पे फंडिंग हो रही है ड्रग कारोबार के जरिए, जब तक वो नहीं होगा तब तक सुरक्षित नहीं होगा। तो सुरक्षित करना है तो हमें मल्टी स्टेप्स लेना पड़ेगा। समस्या या ऐसी नहीं है, बुखार नहीं है 2 दवाई दे के काम चल जाएगा। ये कैंसर है, 4थे स्टेज का कैंसर है, तो कई सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमारे पूर्वज एक बात कहते थे, न रहेगा बांस, वो पीछे वालों ने सुना नहीं सुना भाई? न रहेगा बांस। आज तक मुझे कोई सरकार इस सिद्धांत में चलती हुई नजर नहीं आई। हमारे पूर्वज सब कह गए, राम कह गए भय बिन होय न प्रीत, राम मंदिर बना रहे हैं लेकिन भय बिन प्रीत होय सिद्धांत लागू नहीं कर रहे। भगवान कृष्ण कह गए सठे साठ्यम समाचरित, कृष्ण मंदिर बना रहे हैं, सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत लागू नहीं कर रहे। पूर्वज कह गए भय बिन होय न प्रीत, पूर्वजों को माला पहना रहे हैं लेकिन पूर्वजों का सिद्धांत लागू नहीं कर रहे। पूर्वज कह गए न लोहा लोहे को काटता है, वो सिद्धांत हमने लिया नहीं। मुझे एक चीज बताइए, जितनी लफ्ज़ियात की घटनाएं होती हैं इनके पीछे एक पैसा आता है। वो पैसा आता कैसे है? सीधे बैंक में आता है, कैश में आता है? जोर से बोलिए जरा। कैश में आता है, हवाला के जरिए आता है, कैश में आता है। मैं एक घटना आपको बताता हूं। मथुरा, सबसे ज्यादा गुरुकुल अगर किसी एक शहर में है तो वृंदावन में है, मथुरा वृंदावन में। सबसे ज्यादा कथावाचक अगर किसी एक शहर से निकलते हैं तो कहां से निकलते हैं? मथुरा वृंदावन से। सबसे ज्यादा किसी एक शहर में अगर मंदिर है तो कहां है? मथुरा वृंदावन में। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। वहां पे एक ऑटो चलाने वाले को टारगेट दिया गया, तुझे 50 हिंदू बेटियां ट्रैप करनी है, तू जितनी बेटियों को ट्रैप करेगा तुझे 2 लाख रुपए मिलेगा। ऑटो अगर चलाता साल भर में 2 लाख रुपए कमाता, लेकिन चूंकि उसको टारगेट मिला एक बेटी पे 2 लाख, उसने बढ़िया जीन्स वींस थोड़ा कपड़ा अच्छा ले लिया, 50,000 रुपये लगाया, बढ़िया चश्मा, बढ़िया बाइक, 50 मतलब 2 लाख रुपए लगाया, बढ़िया बाइक आ गई, चश्मा आ गया, जीन्स आ गया, टी शर्ट आ गया, और कॉलेज के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब एक तरीका यह है
कि सब लोग अपनी बेटियों को इतना समझा दो, इतना समझा दो, वो समझाना चाहिए भी, ऐसे ट्रैप में ना आए। लेकिन इसी से बात नहीं बनेगी, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। और जानते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मथुरा, जहां सबसे ज्यादा कथावाचक, जहां सबसे ज्यादा मंदिर, जहां सबसे ज्यादा आचार्य, जहां सबसे ज्यादा भगवत कथावाचक, वहां पे वो ऑटो चलाने वाला 23 बहन बेटियों को ट्रैप कर गया और 46 लाख रुपए मिल गए उसको, 2 लाख रुपए पर हेड का। बाद में पुलिस ने उसको जब मारा पीटा, उल्टा टांगा, तो उसने बताया उसको 50 का टारगेट मिला हुआ था, यानी 1 करोड़ रुपए के इंतजाम उसने लफ्ज जहां से कर लिया था। 46 लाख उसके पास पकड़े गए। तो लफ्ज जिहाद की फंडिंग, जोर से बोलिए, कैश में। अब मेरे पीछे पीछे जोर जोर से बोलिए, लफ्ज जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, ड्रग कारोबार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हथियार कारोबार, आतंकवादियों की फंडिंग, अलगाववादियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, घुसपैठियों की फंडिंग, धर्मांतरण की फंडिंग, रोहिंग्या की फंडिंग, बांग्लादेशियों की फंडिंग, आरडीएक्स खरीदना, आतंकवादियों की फंडिंग, देसी कट्टा, हवलदार, थानेदार, लेखपाल, पटवारी, कानून गो, कप्तान साहब, कलेक्टर साहब, फर्जी आधार, आवाज फिर धीरे पड़ गई, पीछे की नहीं आ रही है, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, थाने की दलाली, तहसील की दलाली, आरटीओ ऑफिस की दलाली, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, पीएफआई की फंडिंग, जमीयत की फंडिंग, तबलीगी जमात, मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान, पार्षद जी, प्रधान जी, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, संतरी जी, सड़क की दलाली, पुल की दलाली, सारे अवैध काम किसमें होते हैं? जोर से बोलिए जरा। कैश में। और पूर्वज क्या कह गए थे? न रहेगा बांस, कैश खत्म कर दो, ये सारे अपराध खत्म। और कैश खत्म का करना क्या है? 1975 तक, जब तक भारत में 100 रुपए की करेंसी थी, तब तक ये सारे अपराध कम थे। अपराध तो तब बढ़े हैं जब करेंसी की साइज बढ़ी है। और ये पूरी दुनिया का नियम देख लीजिए, जिन देशों की करेंसी जितनी छोटी है वो देश उतने सुरक्षित है। जिन देशों की करेंसी की साइज जितनी छोटी है वहां उतना कम काला धन है, उतना कम हवाला है, वहां उतना कम भ्रष्टाचार, वहां उतना कम आतंकवाद है। करेंसी की साइज का सीधा सीधा संबंध काला धन हवाला भ्रष्टाचार से है, और काला धन हवाला भ्रष्टाचार का सीधा संबंध आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद से है। देश को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले आपको 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, तब देश सुरक्षित होगा। देश को सुरक्षित बनाना है आपको कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। 1000 रुपए से ऊपर कैश, जो सामान 1000 रुपए तक है, 999 तक है, ठीक है भैया कैश में खरीद लो। उससे महंगा सामान आपको एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई करना पड़ेगा। और आज जब सब्जी वाला, ठेली वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, नाई, धोबी, मोची सब ऑनलाइन लेने लग गए, तो 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? 150 करोड़ जनता है, 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। हर परिवार के पास 3-3, 4-4 आधार हैं। अगर हम आधार को लिंक कर दें कि 10,000 रुपए से महंगा सामान खरीदोगे, सीधे आपके आधार में एंट्री होता चला जाएगा। जब जब आप 9,999 से ऊपर सामान खरीदोगे, आपके आधार में एंट्री होता चला जाएगा। बेनामी लेन देन रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? रुक जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया के कई देशों में सतयुग है, कलयुग केवल भारत में ही चल रहा है। दुनिया के कई देशों में राम राज्य है, यह कलयुग भारत में ही चल रहा है। दुनिया के कई देश भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, ये भ्रष्टाचार भारत में ही चल रहा है। दुनिया के कई देश, अगर भारत को बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत का परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त करना है, गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार करना है, वीर सावरकर जी का सपना साकार करना है, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना है, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार करना है, सरदार पटेल का सपना साकार करना है, तो हमें भ्रष्टाचार, कालाधन, हवाला को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और जब तक इसको नहीं खत्म करेंगे, सब बाकी बेकार। कड़वी बात बता रहा हूं, लेकिन सच बता रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, इतिहास के आधार बना रहा हूं। ये जितना जल्दी हो जाएगा देश उतना सुरक्षित हो जाएगा, जितना देर होगा उतना देश सुरक्षित होगा। मैं आज के जब 10 साल पहले कहता था कि वक्फ बोर्ड, वक्फ कानून इतना घटिया है, कोई मानता नहीं था, अब सब मानने लग गए।
10 साल पहले मैंने कहा था, 2017 में कहा था 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, कोई मान नहीं रहा था, अब मानने लग गए। मैंने 1 साल पहले PIL फाइल किया, भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं, लोग चौंक गए थे। बिहार में SIR हुआ जब मेरी PIL के बाद, 68 लाख फर्जी वोटर एक ही राज्य में पैदा हुए, फिर सबको लग गया। और आप कल्पना भी कर लीजिए अगर बिहार में SIR नहीं होता तो आज इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता। तो आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको इलाज करना पड़ेगा। और आज की कोई दिक्कत नहीं, क्यों? ये सरकारी आंकड़े हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, मात्र 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। और जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं। आज की डेट में रेडी पटरी वाला भी ऑनलाइन लेने लग गया है, तो फिर महंगे सामान के कैश लेने की जरूरत नहीं है। देश को सुरक्षित बनाना है, अब तय आपको करना है कि अपना कारोबार जारी रखना है या अपने पीढ़ियों को बचाना है। अपने पीढ़ियों को बचाना है तो याद रखिएगा आपको थोड़ा अपना कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हो सकता है आपका कुछ कारोबार ऐसा चल रहा हो जो कैश आधारित हो सकता है आपका कारोबार कुछ ऐसा चल रहा हो जहां हवाला के जरिए चल रहा हो, तो तय आप कर लो कि होगा क्या। एक बात ध्यान रखना, आप झुग्गी बस्तियों में चोरी नहीं होती, झुग्गी बस्तियों में कोई मकान कब्जा नहीं करता। मकान कब्जा कहाँ किया जाता है? बड़ी बड़ी कोठियों पे। एक बात याद रखना, मुगल भारत ही क्यों आए, कहीं और क्यों नहीं गए? क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था। कड़वी सच्चाई है। चोरी डकैती कहाँ होती है? जहाँ कोठियाँ होती हैं। झुग्गी बस्ती में होती है क्या? नहीं होती। ये आपकी बड़ी बड़ी कोठियाँ, आपके बड़े बड़े फार्म हाउस, आपके पेंटा हाउस, आपके 3 BHK के जो आपने बना रखा है, ये 25 साल के बाद आपके होंगे कि नहीं होंगे, ये कल्पना आप खुद कर लेना। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले करप्शन खत्म करने की बात करिए। और करप्शन खत्म करने के लिए ज़रूरी ये है कि ये 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद हो, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए। आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने पर्ची लिख दिया, तो पर्ची लेके आप कहाँ जाएंगे? मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर पे जो दवाई थी वो थी नकली। अब आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, हमने तो बढ़िया दवा लिख दिया था, हमने बता भी दिया अच्छी दवा ये है, लेकिन वो दवाई नकली थी। अब आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ जिसने पर्ची पे दवाई लिखी, या वो जिम्मेदार है जिसने घटिया दवाई बनाई? जोर से बोलिए ज़रा। तो भैया मैं वो डॉक्टर हूँ जो पर्ची पे दवाई लिखता हूँ, दवाई कहीं और मिलेगी। समझ में आ रहा है? दवाई लेने के लिए आपको अपने अपने सांसद विधायक को पकड़ना पड़ेगा, आप लोगों को दल गुलामी छोड़ना पड़ेगा, आपको पार्टियों की गुलामी छोड़ना पड़ेगा। आपसे कह रहा हूं तो अपने इस हॉल में बैठने वाले अपने दिल पे मत लेना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। सामान्यतया मेरे जो वीडियोस हैं 5-6 करोड़ लोगों तक जाते हैं, तो मैं जो लोग इसको सुन रहे हैं मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज़ करते हैं? अब मैं समाधान बताता हूँ। हाँ, जो लोग नहीं यूज़ करते हैं वो भी अपना अकाउंट खोल लें, बना लें, और सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क के लिए करें। हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग पर्सनल काम के लिए करते हैं, नाम उसका सोशल मीडिया है, लेकिन यूज़ कैसे करते हैं? एज ए पर्सनल मीडिया। अपनी फ़ोटो डालना, शादी की फ़ोटो डालना, बर्थडे की फ़ोटो डालना, घूमने टहलने की फ़ोटो डालना, काम की चीज़ें उस पर कम डालते हैं। अच्छे वीडियो जो वास्तव में लोगों को जागरूक कर सकते हैं उस पर कम डालते हैं। अच्छे लोगों को कम हमने फॉलो कर रखा है, सही चीज़ों को हम उसमें कम सर्कुलेट करते हैं। और नाम उसका सोशल मीडिया है, और जो हमारे पर्सनल फ्रेंड हैं केवल उन्हीं को अपना फ्रेंड बना लेते हैं। पता चला पटेल हैं तो 500 पटेलों को अपना फ्रेंड बना लिया, बाकी लोग गए। अरे क्यों ऐसा कर रहे भाई? जिनको आप जानते हो, डायरेक्ट 1 to 1 जानते हो, उनको सोशल मीडिया फ्रेंड, उनको वर्चुअल फ्रेंड बनाने की ज़रूरत है क्या? वो तो आपके दोस्त हैं, उनको तो फ़ोन से बातचीत करो, उनसे हालचाल लो। उनको फेसबुक के माध्यम से क्यों फ्रेंड बना रखे हो? फेसबुक के फ्रेंड तो उनको बनाओ जिनको आप जानते ही नहीं हो, जिनका नाम नंबर आपके पास है, उसको फेसबुक फ्रेंड नहीं, उसको तो वो डायरेक्ट आपके फ्रेंड है। तो सोशल मीडिया किसके लिए करना चाहिए? जो आपके दूर के हैं। सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क के लिए करना कैसे चाहिए? अब यहाँ हमारे सामने कैलाश जोशी जी बैठे हैं, सिरोही से आए हुए हैं, खड़े हो जाएं जरा। देखिए, सिरोही से आए हुए हैं, आपके गुजरात के बाहर राजस्थान से आए हुए हैं। अब आप बैठिए, धन्यवाद। अब आप 5000 फ्रेंड बना लें, भाभी जी भी 5000 फ्रेंड बना लें, तो आपकी क्षमता टोटल कितनी हो गई? 10,000।
अपने नाम वालों को फ्रेंड बनाए। अनिल 5000 अनिल को फ्रेंड बनाए, रमेश 5000 रमेश को फ्रेंड बनाए, दिलीप 5000 दिलीप को फ्रेंड बनाए, विट्ठल 5000 विट्ठल को फ्रेंड बनाए। कास्ट वाले को नहीं, अपने नाम वाले को। फायदा क्या होगा? रमेश गुजराती भी होगा, रमेश बंगाली भी होगा, रमेश तमिलियन भी होगा, रमेश महाराष्ट्रियन भी होगा, रमेश अगड़ा भी होगा, रमेश पिछड़ा भी होगा, रमेश दलित भी होगा, रमेश सवर्ण भी होगा, रमेश ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा, हर कैटेगरी में होगा। तो आपने यही बैठे बैठे कोई अच्छी चीज जैसे ही अपने फेसबुक पे डाला, वो देश भर के 5000 रमेश तक पहुंच गई। जैसे ही आपने एक फोटो डाली कि आज मैं विधायक के पास गया था और उनको मैंने जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम बताए हैं और उनसे जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग किया है, देश के 5000 रमेश नहीं तो कम से कम 5 रमेश मोटिवेटेड हो जाएंगे और वो रमेश भी अपने अपने सांसद विधायक के पास जाएंगे। हम सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं? हमने यहाँ अपनी बर्थडे की फोटो डाली, हमारे सारे दोस्त बर्थडे की फोटो डाल रहे हैं। हमने शादी की सालगिरह की फोटो डाली, हमारे सारे दोस्त शादी की सालगिरह की फोटो डाल रहे हैं। हम कहीं घूमने गए तो वहाँ की फोटो डाली, हमारे दोस्त घूमने नहीं भी गए तो भी जबरदस्ती 2-4 साल पुरानी वाली फोटो डाल के हमसे कंपटीशन कर रहे हैं, देख तू गया घूमने, मैं भी घूम के आ रहा हूँ। ये चल रहा है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का उपयोग जैसे करना चाहिए वैसे हो ही नहीं रहा है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, भैया सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क के लिए, सोशल मीडिया को आप सनातन मीडिया बना दीजिए, सोशल मीडिया को आप हिंदू मीडिया बना दीजिए। सोशल मीडिया का उपयोग सनातन के प्रति जो खतरे हैं उनको बताने के लिए करिए और केवल खतरे बता के बात नहीं बनेगी, सनातन के समाधान के लिए करिए। आप वास्तव में अगर सनातन के रक्षक हैं, सनातन के प्रति आपकी चिंता है, तो महीने में एक बार विधायक से और एक बार सांसद से मिलने की कोशिश करिए। नहीं महीने में एक बार तो 2 बार मिलने की कोशिश करिए। अभी कड़वी सच्चाई ये है, हम अपने सांसद विधायक से केवल पर्सनल काम के लिए मिलते हैं। शादी का कार्ड देने के लिए मिलेंगे, ट्रांसफर करवाने के लिए मिलेंगे, FIR करवाने के लिए मिलेंगे, कुछ और करने के लिए मिलेंगे, और कहीं कुछ नहीं तो सेल्फी लेके अपने सोशल मीडिया में अपनी इमेज बढ़ाने के लिए करते हैं कि मैं तो विधायक का जान पहचान वाला हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो जाके सांसद विधायक से मिलते हैं कि देखो हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, हमारे राष्ट्र में ये प्रॉब्लम है, हमारे जिले की ये प्रॉब्लम है, इस जिले का समाधान होना चाहिए। कितने लोग सनातन के लिए सांसद विधायक जैसे मिलते हैं, हमको इस पे भी सोचना पड़ेगा। सब कुछ संभव है, घूमने टहलने के लिए वेकेशन ले सकते हैं, घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हैं, शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए छुट्टी नहीं करते। ये भी कड़वी सच्चाई है। इस देश में इतने रिटायर्ड लोग हैं, हमारे रमेश भाई जैसे लोग, ये रमेश भाई तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा उन्होंने कार्यक्रम किया हुआ है। हमारे विट्ठल भाई, ऐसे बहुत सारे मैं लोगों को देख रहा हूं जो सक्षम है, संपन्न है, जिनके बच्चों ने अपना कारोबार संभाल लिया है, वो रिटायर हो चुके हैं, एक तरीके से वानप्रस्थ में आ गए हैं। तो भैया वानप्रस्थ में आ गए हैं तो वानप्रस्थ निभाइए। पहले 75 साल में वानप्रस्थ शुरू होता था, आजकल 60 साल में शुरू हो चुका है, उम्र कट गई है। तो 60 साल के बाद जब आपके बच्चों ने अपना काम धाम संभाल लिया है तो ज़्यादा वहाँ घर में टोका टोकी करने की बजाय घर से बाहर निकलिए, सांसद विधायक की चाय पीजिए, उन्हीं का बिस्किट खाइए, उनसे मिलिए, उनको 4 चीज़ें बताइए। और आप इसको समझिए, जिस दिन भारत के सनातनी महीने में सांसद विधायक से मिलना शुरू कर देंगे, अपने काम के लिए नहीं, सनातन के लिए, उनको समस्या बताएंगे, उनको समाधान बताएंगे। आप कल्पना करिए कोई विधायक सांसद दरबार लगा के बैठा हुआ है और उसमें रमेश जोशी जी पहुंच रहे हैं, उनको 5 काम बता के आ गए, साहब देखो ये है, ये है, ये है। अगले दिन फिर कोई दूसरा रमेश पहुंचा, अगले तीसरे दिन दिनेश पहुंचा, अगले दिन फिर कमलेश पहुंचा, अगले दिन कोई और पहुंचा। 2-4 दिन तो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 15-20 दिन के बाद वो जाएगा अपने पार्टी अध्यक्ष को, पार्टी आलाकमान को बताएगा, साहब हमारे क्षेत्र में इतनी समस्या आ चुकी है, लोग अब जो है ये कानून की मांग कर रहे हैं, नहीं बनेगा तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल है। दबाव बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका तो हर समस्या हो सकती है। आप लोग भी जैसे भाई रमेश जी ऐसा काम कर रहे हैं, आप लोग भी करिए, सब लोग करिए, पूरा देश करे, ये तो केवल भारत की बात है।